अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। और आज जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो ये है कि इमाद वसीम जो है वो वर्ल्ड कप से एक किस्म के रूल आउट हो गए हैं। और उसकी क्या खबर है, एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसकी पूरी कौम जो है दुआएं कर रही थी कि इस बंदे को निकालो, इस भैंसे को निकालो। उस भैंसे को फाइनली टीम मैनेजमेंट सोच रही है कि भाई निकालने का जो है, इसको किस तरह से हमने निकाल के किसको रिप्लेस करना है। आज़म खान की बात कर रहा हूँ। तो फाइनली प्लेइंग 11 में इंडिया के ख़िलाफ़ आज़म खान नहीं नज़र आएंगे। वो क्या स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ ये जो सुपर ओवर है उसके अंदर क्रिटिसिज्म हो रहा था कि भाई क्यों आपने आमिर को ओवर दिया और फिर फ़खर स्ट्राइक पे क्यों नहीं थे, किसकी स्ट्रैटेजी थी, ये शेयर करूंगा। फिर हारिस रऊफ ने लास्ट ओवर के अंदर क्या किया और लास्ट बॉल पे बिलखुसूस क्या किया, वो किसका डिसीजन था, वो बात करूंगा। फिर बाबर आजम ने रिसेंटली ये मैच के हार के बाद, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स से हार के बाद किसको डांटा, मतलब किसी एक स्पेसिफिक को कुछ ज़्यादा ही डांटा, और किसको डांटा वो आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला बस एक ही दिन रह गया है बाकी, उसके बाद कल जो है 24 घंटे के बाद इस टाइम बिल्कुल मैच शुरू होने वाला है, या एक दो घंटे बाद शुरू हो जाएगा। तो वो एक स्टोरी है, और उसकी पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस जारी है, वो मतलब करनी थी लेकिन वो नहीं कर पाए, तो वो भी एक स्टोरी है आपके साथ शेयर करूंगा। और ट्रेनिंग तो हो नहीं पाई, तो बाबर आजम कहाँ घूमने फिरने निकल गए, ये आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहली स्टोरी के साथ शुरू करते हैं, जो इमाद वसीम की स्टोरी है। लेटेस्ट इस टाइम ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इमाद वसीम को रूल आउट कहा जा रहा है, और उनका रिप्लेसमेंट जो है वो भी एक किस्म का जो है मेहरान मुमताज़, उसको भी रुजू कर दिया गया। उसे कहा भाई अपनी तैयारी करो यूएसए के लिए, और आपको फ़ौरन जो है हमें बुलाना पड़ सकता है। तो इमाद वसीम का सबको ही पता था, इंजर्ड था, उनका साइड स्ट्रेन था। मैं साथ आपको पिक्चर करके शेयर भी कर देता हूँ स्क्रीन, ताकि आपको आइडिया भी हो। तो इमाद वसीम जो है उनका सबको पता था कि इंजर्ड हैं, जिसकी वजह से पहला मैच यूएसए के ख़िलाफ़ वो नहीं खेले। तो उनका ऑफिशियली तौर पर जो रिप्लेसमेंट है वर्ल्ड कप के लिए, वो अनाउंस करने का पीसीबी सोच रहा है। लेकिन अभी अनाउंस इसलिए नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान टीम आर डेस्परेट टू विन, और उसमें यह है कि इमाद वसीम को किसी भी तरीके से पेन किलर्स दे के या इंजेक्शंस लगा के किसी भी तरीके से, वो 4 ओवर्स बहुत ज़्यादा क्रूशल है इमाद वसीम के, और उनकी बैटिंग भी बहुत ज़्यादा क्रूशल है। तो इस वजह से इमाद वसीम को प्रेफर किया जा रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के फ़ौरन बाद फिर अनाउंस किया जाएगा उनका रिप्लेसमेंट। तो इमाद वसीम का जो रिप्लेसमेंट अनाउंस किया जाएगा उसमें गैरी किर्स्टन की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। उसामा मीर को कह रहे थे कि लेके आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि लेफ़्ट आर्म पेसर ही चाहिए उनको, स्पिनर ही चाहिए। तो लेफ़्ट आर्म में तो फिर मेहरान मुमताज़ है, बाबर आजम के साथ उनकी एक बॉन्डिंग भी है पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ से, कि वो मेहरान मुमताज़ वो खेलते रहे हैं। तो ये भी एक इजी है कि बाबर आजम को भी एक्सपीरियंस होगा मेहरान मुमताज़ का। लेकिन इनका रोल शाहनवाज़ धानी से ज़्यादा नहीं होगा। शाहनवाज़ धानी की किस तरह से मैंने बात की, क्योंकि शाहनवाज़ धानी को भी पिछले वर्ल्ड कप में इसी तरह ही पाकिस्तान टीम के लिए बुलाया गया था बाय एयर, और वो इतनी फ़्लाइट तय करके आए, और जब वो तय करके पहुंचे तो पता लगा कि पाकिस्तान टीम सामान पैक करके वापस आ रही थी। तो खैर, ये ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा मेहरान मुमताज़ का, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन जो मेन अभी प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का ये है कि इमाद वसीम की इंजरी जिस तरह की लग रही है, वो यही लग रही है कि किसी भी तरीके से उसको पाकिस्तान इंडिया के मैच में खिलाया जाए। और जब जाहिर सी बात है अगर उसको खिलाया जाएगा तो फिर किसी को ड्रॉप भी तो किया जाएगा, और ड्रॉप करने में जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो सबको पता है, और हम सारे दुआएं भी कर रहे थे कि वो आज़म खान हो। क्योंकि ना वो बंदा बैटिंग करता है, ना वो बंदा हिटिंग करता है, ना वो स्पिनर की गेंद अच्छा खेलता है, ना उसको विकेट कीपिंग आती है, कैचेस छोड़ देता है, ना फिर वो फील्ड कर सकता है। तो वो कुछ भी किसी भी रोल में वो एडजस्ट नहीं हो रहे थे, और पूरी आवाम पीट पीट के थक गई थी। बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने हम की सुन ली, और अब इस बात पे गौर व फिक्र की जा रही है कि आज़म को ड्रॉप करके इमाद वसीम को खिलाया जाए। और फिर साथ साथ ये है, इब्रार अहमद का भी यही कह रहे थे कि वाइल्ड कार्ड के थ्रू हो सकता है फास्ट बॉलर्स में से किसी एक को भी ड्रॉप
किया जा सकता है। उसमें से हारिस रऊफ़ की इकॉनमी जो सबसे ज़्यादा ख़राब है, वो हारिस रऊफ़ की इकॉनमी सबसे ज़्यादा ख़राब है। और गुस्सा भी एक हारिस रऊफ़ पे बाबर आजम ने रिसेंटली अपने लास्ट मैच में किया था, क्योंकि अगर हम वो फाइनल बॉल की बात करें जिसमें 5 स्कोर चाहिए था यूनाइटेड स्टेट्स को, और जो फील्ड प्लेसमेंट थी उसके ऊपर भी बड़ी बात होती है कि वो जो लास्ट बॉल थी वो फील्ड प्लेसमेंट किसकी थी। तो वो बिल्कुल बाबर आजम और हारिस रऊफ़ की मुशावरत से दोनों की मतलब डिसाइड हुई थी कि यही फील्ड प्लेसमेंट रहेगी, मिड ऑफ जो है वो ऊपर रहेगा। लेकिन हुआ क्या कि वही जब एक तय हुई, लेकिन जो हारिस रऊफ़ ने बॉल की वो उनकी मुताबिक नहीं की, फील्ड प्लेसमेंट के मुताबिक नहीं की, और जिसकी वजह से एक किस्म का ये सुपर ओवर तक मैच किया। वरना मोहम्मद आमिर ने जिस तरह की बॉलिंग की थी सेकेंड लास्ट ओवर में, वो काफ़ी हद तक मैच पाकिस्तान के हाथ में आ गया था। तो हारिस रऊफ़ को भी हो सकता है ड्रॉप किया जाए और उसकी जगह इब्रार अहमद को चांस दिया जाए, और वो एक मिस्ट्री स्पिनर तो होंगे ही होंगे, वाइल्ड कार्ड भी पाकिस्तान के लिए अदा कर सकते हैं, क्योंकि उनको उस तरह से स्टडी नहीं किया होगा इंडिया ने, और इंडिया के लिए भी सरप्राइज़ होगा एकदम उनको फ़ौरन से पिक करना। और दूसरी चीज़ ये कि जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था वो फ़खर जमान को लेके हो रहा था कि उन्होंने स्ट्राइक क्यों नहीं ली, ठीक है, और फिर इफ्तिखार ने क्यों स्ट्राइक ली, फिर सुपर ओवर मोहम्मद आमिर को क्यों दिया गया। तो ये जो है इसकी इनसाइड स्टोरी वो मैं आपको रिवील करता हूँ। वो ये है कि ये फ़ैसला जो था बाबर आजम का नहीं था बल्कि गैरी कर्स्टन का था। कोच ने जैसे ही ये सुपर ओवर तक मैच गई तो कोच ने ये, और फिर कोच के साथ जितने भी उसके असिस्टेंट कोचेस थे उन सब ने मिल के मुशावरत की और ये डिसाइड किया कि मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर दिया जाएगा और वो करेंगे। तो इसमें बाबर आजम से भी मुशावरत हुई, लेकिन बाबर आजम ने भी फिर एग्री किया, क्योंकि मोहम्मद आमिर ही थे जो मैच में सारों को वापस लेके आए थे, पूरी टीम को। और फिर सबसे एक्सपीरियंस बॉलर भी होने के नाते उनका फ़र्ज़ था कि वो इस चीज़ को टैकल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड स्टेट्स ने बड़ा अच्छा कैपिटलाइज़ किया, अपनी नर्व्स को काबू रखा और वो मैच हमसे खींच के ले गए। तो लेकिन ये जो डिसीजन था वो मेनली गैरी कर्स्टन का था। और दूसरा डिसीजन जो कि स्ट्राइक की बात की जाती है कि फ़खर जमान को क्यों स्ट्राइक नहीं दी जा रही, ये भी गैरी कर्स्टन का था। गैरी कर्स्टन ने ये चीज़ डिसाइड की थी कि हम तीन फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद और शादाब खान के साथ जाएंगे और इफ्तिखार स्ट्राइक लेंगे। तो ये भी गैरी कर्स्टन का ही डिसीजन था। वो गलत था सही था ये तो अब सबको नुमाया हो गया है। लेकिन गैरी कर्स्टन की भी इन्वॉल्वमेंट टीम के साथ होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन अब उसके साथ साथ एक न्यूज़ ये आ रही है कि जब मैच ओवर हुआ तो एक प्लेयर को स्पेसिफिकली बड़ी डांट पड़ी, और उसका नाम है इफ्तिखार अहमद। डांट इस तरह पड़ी कि जब इफ्तिखार अहमद ने वो कैच छोड़ा जो बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं किया गया, तो बाबर आजम फॉर 2-3 मिनट के लिए ग्राउंड से बाहर गए थे, और जब वो ग्राउंड के अंदर आए तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया कि चौका किधर से गया है? तो जब उन्हें बताया कि भाई इधर से गया, तो वो उन्होंने उनको बड़ा डांटा कि भाई जब मैं कप्तान हूँ, मैं पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। मैंने इफ्तिखार को उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम आगे होके खड़े हो, तुम क्यों पीछे होके खड़े हुए? और जो जहाँ मैंने तुम्हें फर्स्ट स्लिप वाली जगह पे खड़ा किया था तुम उधर क्यों नहीं खड़ा हुए? तो इफ्तिखार अहमद ने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे फील्ड प्लेसमेंट बैठे। तो अब बाबर आजम ने स्ट्रिक्टली पूरे मतलब इफ्तिखार अहमद को तो डांट के और पूरी टीम को साथ ये बात की गई है कि भाई कोई भी चौधरी बनने की या उस्ताद बनने की कोशिश नहीं करेगा। मैं कप्तान हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैंने पाकिस्तान की हार की जिम्मेदारी लेनी है, मीडिया को फेस करना है, तो जो मैं कहता हूँ वो फॉलो किया जाएगा। और इसी तरह ही फील्ड के अंदर भी एक बेंच पे खिलाड़ी बैठे थे, उन्होंने भी कोई अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी थी। उनका नाम सामने नहीं आया कि वो कौन थे। तो बाबर आजम ने उनको भी टारगेट करते हुए कहा कि भाई अब कोई किसी की नहीं सुनेगा, जो मैं कह रहा हूँ वही सब मानेंगे। मेरी जिम्मेदारी है टीम को जितवाने की और लीड करने की। तो कोई भी चीज़ होगी वो मेरी इंस्ट्रक्शंस के अलावा कोई चीज़ नहीं करेगा। और उसमें जो एक फ़ैसला बड़ा नुमाया हो रहा था वो इफ्तिखार अहमद की एक तो कैच तो उन्होंने ड्रॉप किया, और उनकी बॉलिंग का भी एक बड़ा बना था। वो ये बना था कि बॉलिंग उनको दी गई, तो इफ्तिखार अहमद को जो बॉलिंग देने का डिसीजन था वो हालांकि बाबर आजम का ख़ुद था। हालांकि रिजवान ने इस चीज़ को अपोज़ किया, शादाब खान ने अपोज़ किया, शाहीन अफरीदी ने इस चीज़ को अपोज़ किया कि इफ्तिखार को ओवर ना दिया जाए, लेकिन फिर भी बाबर आजम ने इस चीज़ को किया। बाकी ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच कल होना है। जैसे मैंने बताया कि 24 घंटे 26 घंटे तकरीबन रह गए हैं मैच स्टार्ट होने में।
जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपलोड करते हुए थोड़ा टाइम लग जाएगा, तकरीबन 24 घंटे ही रह जाएंगे तब तक, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी। तो पाकिस्तान को ट्रेनिंग करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला गया, और वहाँ पे जो वेदर है वो अभी ड्रिजल हो रही थी थोड़ी सी देर पहले। तो उसमें जो सबसे बड़ा न्यूज़ का एलिमेंट ये है कि जिन्होंने इतने लाखों डॉलर खर्च करके पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने गए हैं, उनके लिए ये होगा कि आईसीसी कभी भी नहीं चाहेगा कि टिकट्स रिफंड हो, तो इसलिए मैच तो होगा, ये बात कंफर्म है। भावें 6 ओवर्स का मैच हो, 5 ओवर का मैच हो, जितने भी कम से कम ओवर्स का मैच हो, होगा ज़रूर। क्योंकि इतनी महंगी तादाद के अंदर आईसीसी ये टिकट्स रिफंड नहीं कर सकता। और फिर स्पेशली टिकट्स जो ब्लैक में सोल्ड आउट हुई थी, वो उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर आप लोगों के पास इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की टिकट्स हैं और आपने ब्लैक में बहुत ज़्यादा पैसे दे के परचेज़ की हुई हैं, तो भाई रिस्क ले सकते हो तो ले लो, वरना चांसेस ये हो सकता है, क्योंकि कल फोरकास्ट में है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अंदर रेन की पेशन गोई है। अब कितना मैच डिस्टर्ब होगा, कितने ओवर्स इफेक्ट होंगे, ये कहना कबलस वक्त है। लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड, होप फॉर द बेस्ट कि मैच ज़रूर होगा। और पाकिस्तान के लिए तो सबसे ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि मैच फंस चुका है। और फिर एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया के साथ साथ मैच हुआ है, उसके साथ ही साथ एक नया पंडोरा बॉक्स खुद खुल गया है बाकी टीम्स का। उसके बाद नामीबिया और स्कॉटलैंड का मैच हुआ, जिसके अंदर वो स्कॉटलैंड मैच जीत गया। हालांकि नामीबिया जो है वो एक एक्सपीरियंस टीम है, वो खेलती रही है कम एज़ कम्पेयर टू स्कॉटलैंड। लेकिन खैर स्कॉटलैंड ही हराया। फिर जो दूसरा अपसेट हुआ, वो फिर आयरलैंड को शिकस्त दी गई कनाडा की तरफ से। तो कनाडा ने बीट किया 12 रन से। फिर आज जो लेटेस्ट मैच हुआ, वही टारगेट जो पाकिस्तान ने दिया था रिसेंटली यूएसए को, वही टारगेट एग्जैक्ट अफगानिस्तान ने दिया न्यूजीलैंड को। और देखें अफगानिस्तान ने किस तरह से अटैकिंग अप्रोच, अटैकिंग बॉलिंग, अटैकिंग फील्ड के साथ उनको 75 पे ऑल आउट कर दिया। और न्यूजीलैंड की बैटिंग इज़ टॉप नॉच। आग आप अगर उनकी, मैं प्लेइंग 11 आपको साथ खोल के दिखाता हूँ, साथ साथ ये खुलती है। तो अब आप न्यूजीलैंड के बैटर्स की प्लेइंग 11 देखें, आप कोई छोटी मोटी प्लेइंग 11 नहीं है। अब आप ये नाम देखें, फिन एलन, कॉनवे, विलियमसन, डेरल मिचेल, फिलिप्स, चैपमैन, ब्रेसवेल, सैंटनर। ठीक है, ये सारे मायानाज एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं। तो इस तरह की टीम को आउट करना, जिसमें फजल हक फारूकी का बहुत रोल है, राशिद खान तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं ही हैं, लेकिन इनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो अब हम साथ ही साथ फिर बांग्लादेश ने भी श्रीलंका को हरा दिया है। और आज भी एक मैच होने जा रहा है, अभी पाकिस्तानी टाइम 7:30 बजे के मुताबिक। साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स, लास्ट टाइम जब ये दोनों वर्ल्ड कप के अंदर मीट किए थे, तो नीदरलैंड्स ने भी साउथ को हरा दिया था। तो इट्स सेफ टू से कि ये जो लो एसोसिएट टीम्स हैं, इनको कोई भी बंदा अब इनको कमतर ना समझे। इनके अंदर सलाहियत है किसी भी टीम को बीट करने की। और जो टेबल है इस टाइम, वो इंतहाई इंटरेस्टिंग हुआ हुआ है वर्ल्ड कप का। क्योंकि अगर मैं आपको टेबल शेयर करूं, तो उसके अंदर हर टेबल में ही एक किस्म की खिचड़ी पक गई है। ये सिर्फ टेबल पाकिस्तान और इंडिया वाले टेबल के हद तक नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने 2 मैच खेले, दोनों तो जीत गए हैं। लेकिन अब मैच जो आयरलैंड के साथ इनका है, वो आयरलैंड के लिए भी डू और डाई है, और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी डू और डाई है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इसलिए है क्योंकि इंडिया से उनका नेक्स्ट मैच है, और वो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया जीत जाएगी। तो इसलिए फिर आयरलैंड के लिए अगर आगे क्वालिफाई करना है, तो यूएसए के लिए अगर क्वालिफाई करना है, तो वो आयरलैंड को हराना पड़ेगा उन्हें। क्योंकि पाकिस्तान के पास भी 2 चांसेस हैं, जो कि आयरलैंड और कनाडा हैं, जो कि मोस्ट लाइकली अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 और टीम मैनेजमेंट सही मेरिट के ऊपर टीम खिलाती है, तो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान इन टीम को हराने की कैपेबिलिटी तो रखती है। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने आगे जाना है, तो वो आयरलैंड को उसे हराना पड़ेगा। और अगर आयरलैंड यूनाइटेड स्टेट्स को हरा देता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए भी इजी हो जाएगा कि अच्छे रन रेट पे इन दोनों टीम्स को हराएं और आगे क्वालिफाई के लिए आसानी करें। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच तो एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर बोथ टीम्स, क्योंकि इंडिया के पास जो एज है वो इस टाइम रन रेट का, उनका 3 रन रेट है, और पाकिस्तान का लो है। तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इस टाइम डेस्परेट है टू विन। लेकिन अगर अभी हम सिर्फ एक टेबल की ग्रुप की बात कर रहे हैं, दूसरे बाकी ग्रुप्स के ऊपर एनालिसिस किया जाए, तो आप टॉप पे देख के हैरान होंगे कि इस टाइम इंग्लैंड नीचे और स्कॉटलैंड टॉप पर है और ऑस्ट्रेलिया सेकंड पर है।
तो ये भी एक देखें कि जिस तरह से अब आप देखें इंग्लैंड का आज मैच है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मैच है, फिर ओमान और नामीबिया के साथ भी है, और जो स्कॉटलैंड के साथ मैच था इंग्लैंड का वो वॉश आउट हो गया, जिसकी वजह से एक एक पॉइंट इनको मिला, तो स्कॉटलैंड ने ये भी खिचड़ी पका दी है। नामीबिया भी जो है एक मैच जीता है और एक हारा है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ उसके नेक्स्ट मैचेस हैं, तो अगर वो एक मैच भी इन दोनों में से किसी एक टीम के साथ जीत जाते हैं, जो कि मुश्किल है लेकिन फिर भी एक थियोरेटिकली चांस तो उनका बनता है। तो बाकी इधर से आप जाएं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टेबल है अफ़गानिस्तान वाला, क्योंकि इसके अंदर न्यूजीलैंड बिल्कुल बॉटम पे है और अफ़गानिस्तान ऑन टॉप, और उनका जो रन रेट है वो इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि इस टाइम किसी भी टेबल के अंदर इतना प्लस रन रेट नहीं है जितना अफ़गानिस्तान का है। और फिर वेस्ट इंडीज़ के नेक्स्ट मैचेस हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ भी होंगे, तो इस ग्रुप के अंदर न्यूजीलैंड का नॉकआउट होना ये क्वाइट सरप्राइजिंग होगा, जिस तरह से पाकिस्तान का नॉकआउट होना मतलब एक किस्म की हेडलाइंस होगी, तो इसी तरह न्यूजीलैंड का नॉकआउट होना भी काफ़ी सरप्राइजिंग होगा, और अफ़गानिस्तान का आगे जाना काफ़ी हो सकता है। बाकी ये है, ये सिंपल चल रहा है, इसमें भी कंपटीशन है क्योंकि साउथ, नीदरलैंड्स और बांग्लादेश तीनों ने एक एक मैच खेले हैं और एक एक जीते हैं, तो श्रीलंका के लिए भी अपसेटिंग हो सकती है सिचुएशन। तो ये सारी एनालिसिस थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और ये सारी न्यूज़ शेयर करनी है। बाकी प्लेइंग 11 के ऊपर मैं अलहदा से आज रात को वीडियो बनाऊँगा और चैनल पे लाजमी अपलोड करूँगा, तो अगर आपने मज़ीद अपडेट्स को फॉलो करना है तो यू कैन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।